हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस करंट अफेयर्स वीडियो के इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले तो सबमरीन वागीर इंडियन नेवी में कमीशन हो गई है, यानी शामिल हो गई है 23 जनवरी को। डिटेल बात करेंगे। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा, तो इसकी जाँच के लिए सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है? अध्यक्ष कौन है? भारतीय संसद G20 देशों के संसदीय जो अध्यक्ष हैं, संसद के अध्यक्ष हैं, उनका सम्मेलन करने जा रहा है, समिट करने जा रहा है। तो उसका नाम क्या है, कब आयोजित होगा? सभी जनजातीय लोगों को बेसिक डॉक्यूमेंट प्रदान करने वाला पहला जिला देश का कौन बन गया है? और भी कई टॉपिक है, कई इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, क्वेश्चन हैं, MCQ, सब पर बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं और लाइक बटन तो बनता है। क्वेश्चन होगा, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 23 जनवरी। क्यों मनाया जाता है भाई? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है 23 जनवरी को, और केंद्र सरकार ने 2021 में ही केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी, और तब से 2021 से मनाया जा रहा है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897, 1897 में ओडिशा में, तत्कालीन बंगाल डिवीज़न था वो, उसके कटक में हुआ था। 1920 में उन्होंने इंग्लैंड में सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की थी, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने जॉब छोड़ दी। 1938 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। हालांकि उनका मानना था कि हम अंग्रेजों से लड़ के आज़ादी ले सकते हैं, तो उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। बोस अपनी फ़ौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा, जो अब म्यांमार है, वहाँ पहुँचे थे, और उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ाद दूंगा। हालांकि 18 अगस्त 1945 को ताइपे में एक प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद से वो लापता हो गए, और घटना को लेकर कई जांच कमेटी बनी। 2 जांच कमेटी का कहना था, आयोग का कहना था कि दुर्घटना में नेताजी की मौत हो गई थी, निधन हो गया था। लेकिन न्यायमूर्ति M.K. मुखर्जी की अध्यक्षता में जो तीसरी जांच आयोग थी, तो उसका ये दावा था कि घटना के बाद नेताजी जीवित थे। तो उनको लेकर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट भी हुआ है दिल्ली में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5वीं पनडुब्बी वागीर, जो कि कलावरी यानी स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन है, उसे इंडियन नेवी में शामिल किया गया। इस पर बात करते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देने में मुझे खुशी हो रही है कि सरकारी जॉब न्यूज़ का जो बुक है 2022 के करंट अफेयर्स का, वो अमेजन पे बेस्ट सेलर हो गई। एक बार मैं दिखा देता हूँ। जैसे अमेजन पे आप सर्च करेंगे सरकारी जॉब न्यूज़ बुक, बेस्ट सेलर की बुक दिखाई देगी, और यहाँ आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ बेस्ट सेलर। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसे पसंद कर रहे हैं और ले रहे हैं। तो अगर आपने नहीं लिया है तो ज़रूर देखना इसे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। बेस्ट सेलर का मतलब ये होता है कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये बुक है, और 1500 MCQ हैं इसमें। तमाम एग्जामिनेशन जो भी होने वाले हैं उस समय काम आएगा, चाहे UPSC हो, BPSC हो, SSC के जो एग्ज़ामिनेशन हैं अभी चल भी रहे हैं, GD है, आगे आने वाला है, CHSL वगैरह वगैरह, राज्यों के जो एग्ज़ामिनेशंस हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं, तो उन सब में करंट अफेयर्स में हमारे क्वेश्चन लगातार टकराते हैं, तो आप देख सकते हो। और हाँ, अगर आप सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप से ये परचेज करते हैं तो 20% का डिस्काउंट मिलता है मेंबर्स के लिए। मेंबरशिप प्लान भी है एक, जिसमें 1 साल तक आपको करंट अफेयर्स का PDF मिलता है, जो भी अपडेट होता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और पिछले साल की भी 2022 का भी PDF आपको मिल जाएगा। मॉक टेस्ट होता है, टेस्ट सीरीज़ है तमाम एग्जामिनेशंस के लिए। सबसे खास बात यह है, आप जांच कर सकते हैं एग्जामिनेशन से पहले कि कैसी तैयारी है, और बुक्स पे डिस्काउंट होता है। हेल्पलाइन नंबर भी है, व्हाट्सएप पर चैट भी कर सकते हैं। और हाँ, मेंबरशिप का मात्र 150 रुपये है, छूट चल रही है, तो आप देख सकते हैं 1 साल तक इसका फ़ायदा मिलता है। डिस्क्रिप्शन में सब लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन पढ़ दो फिर से। कलावरी या कहें स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी वागीर को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है, तो इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? आंसर होगा प्रोजेक्ट 75।
ठीक है, क्या है प्रोजेक्ट 75 बताते हैं आपको। कलावरी क्लास जो है ना, इसको स्कॉर्पियन क्लास भी कहेंगे हम, और ये उसकी 5वीं पनडुब्बी है। टोटल 6 पनडुब्बियाँ बनी हैं, तो उसमें से ये 5वीं है जो कि 23 जनवरी को यानी आज ही इंडियन नेवी में शामिल कर दी गई है। उसका ये इवेंट है जो ये चल रहा है। और नौसेना के जो अध्यक्ष हैं इंडियन नेवी के, एडमिरल आर हरि कुमार, तो उन्होंने मुंबई नेवल डॉकयार्ड में इसे कमीशन किया, यानी नेवी में शामिल किया। पानी के भीतर वागिर जो है ना, वो उसकी रफ्तार 40 किलोमीटर पर आवर है, एक बेहतरीन है। और पानी के ऊपर 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है। दुश्मन की नज़र से छिपने के लिए, बचने के लिए आधुनिक खासियतों से लैस वागिर है, और उसे स्टेट ऑफ आर्ट पनडुब्बी कहा जाता है। और इससे भारत की जो सामरिक क्षमता है वो काफ़ी बेहतर हो रही है। वागिर नाम क्यों है, सवाल ये भी हो सकता है। वागिर जो है ना, वो एक सैंडफिश की प्रजाति है जो इंडियन ओशन में एक घातक समुद्री शिकारी है, और इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो यही नाम वागिर ये दिया गया है इस पनडुब्बी को, और इसे प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। किसने बनाया है, तो मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने। ओके, और इससे पहले 23 जनवरी को तो इंडियन नेवी में कमीशन किया गया। उससे पहले 20 दिसंबर 2022 को इसे इंडियन नेवी को सौंपा गया था। उसके बाद फिर बहुत सारे ट्रायल हुए थे, उसमें सक्सेसफुल रहा, तो अब इसे शामिल कर लिया गया है इंडियन नेवी में। यानी अब ये भारतीय जो सीमा है, समुद्री सीमा है, उसकी रक्षा करने के लिए आज से तैनात हो गया है। ओके, और ये स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है। सवाल ये भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट 75 जो है ना, वो क्या है। देखिए, फ्रांस ने सबमरीन निर्माण के लिए भारत को तकनीक ट्रांसफ़र किया। भारत और फ्रांस दोनों के बीच में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट हुआ था 2005 में, और इसके तहत 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाए गए हैं। ठीक है, 4 पहले ही इंडियन नेवी में शामिल किया जा चुका है, और 5वीं सबमरीन को 23 जनवरी को शामिल किया गया। अच्छा, एक आखिरी है 6ठी सबमरीन, उसे इस साल के अंत तक इंडियन नेवी में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि एक तो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो ये रहे। और हाँ, आपको बता दूं कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसका PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पे फ्री में है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, और जो 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। INS कलावरी, देखिए जो उस स्कॉर्पियन क्लास की पहली पनडुब्बी थी INS कलावरी, इसलिए इसको कलावरी श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी INS खंडेरी, तीसरी INS करंज, चौथी INS वेला, और 5वीं है वागिर, INS वागिर, तो ये शामिल हो चुकी है। और एक वगशीर है जो कि इस साल के आखिर तक इसे शामिल कर दिया जाएगा इंडियन नेवी में। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये रही। तो इंडियन नेवी के एक बार और चीफ के बारे में जान लें। कौन है, एडमिरल आर हरि कुमार, और उनके बॉस कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान। अब आगे बढ़ते हैं, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा रही है देश भर में। क्वेश्चन होगा, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने WFI, उसके अध्यक्ष का नाम बताएं जिन पर वुमेन रेसलर्स यानी महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न सहित कई आरोप लगाए और धरना दिया। आंसर होगा ब्रिजभूषण शरण सिंह, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। ठीक है, तो उन्हीं पर ये आरोप लगा था, और केंद्र सरकार ने और इसके अलावा ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये जो अध्यक्ष का काम है, फिलहाल कहा है कि आपको कोई काम नहीं करेंगे, अध्यक्ष बने रहेंगे ये हैं, लेकिन अध्यक्ष का कोई भी फंक्शन ये नहीं कर सकते हैं जब तक कि इंक्वायरी चल रही है। अब इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं और फिर डिटेल और बताएंगे आपको। क्वेश्चन होगा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने WFI मतलब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न सहित कई आरोपों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। नाम क्या है, सवाल ये हो सकता है एग्जामिनेशन के लिए। आंसर होगा MC मैरी कॉम, और न्यूज़ देख रहे हैं आप। दरअसल क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाकर कई रेसलर्स जो है ना, जनवरी में दिल्ली में धरना पर बैठ गए थे,
तो एक बार धरना का फोटोग्राफी दिखा देते हैं। और बहुत सारे रेसलर्स थे और सरकार की ओर से उनकी शिकायतों के समाधान का आश्वासन मिला और खेल मंत्री वहाँ पहुँचे, ये देख रहे हैं आप। और उसके बाद ये धरना खत्म हुआ था। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, ये रहा फोटोग्राफ। तो ये जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक इस अध्यक्ष का कोई काम नहीं कर पाएंगे। और हाँ, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो सहायक सचिव हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर, उनको खेल मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया है। और जांच के लिए ये कमेटी बनाई गई है। कमेटी में कौन कौन लोग हैं, तो ये सभी हैं इस कमेटी में। अध्यक्ष MC मैरी कॉम कर रही हैं अध्यक्षता ये, और वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन भी हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ महीने पहले ही इनको MC मैरी कॉम को IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एथलीट कमीशन का चेयरपर्सन बनाया गया था। तो उनको इस जांच कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया है। और टोटल जो है ना, अध्यक्ष सहित 7 सदस्य हैं। MC मैरी कॉम, अलकनंदा अशोक, डोला बनर्जी, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव, श्लोक चंद्र और तलिश रे। तो कुछ के तो नाम फोटोग्राफी रहे। और हाँ, जब ये रेसलर्स ना शुरुआत में जब धरने पर बैठे ना, तो लगा कि कुछ ही लोग हैं, लेकिन देश भर से 200 से ज़्यादा रेसलर्स जो है ना, उन लोगों ने जो नेशनल चैम्पियनशिप थी उसको छोड़कर और उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट कर दिया। तो इसकी वजह से ना बहुत बड़े पैमाने पर प्रेशर पड़ा कि हमारे जो खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी हैं, उनके साथ यौन उत्पीड़न, उनके साथ बदतमीजियाँ, तो ये सब भी हो रही हैं। और आखिरकार सरकार को इंक्वायरी के लिए मजबूर होना पड़ा है। और सरकार के निर्देश पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक कमेटी का गठन किया है। अब सवाल ये भी हो सकता है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन हैं? PT उषा, नाम ध्यान रखना है। अभी कुछ महीने पहले ही उनको बनाया गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष PT उषा, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? 1927 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की संसद वर्ष 2023 में G20 देशों के संसद अध्यक्षों का कौन सा सम्मेलन आयोजित करेगी? आंसर होगा P20, पार्लियामेंट 20, ठीक है। आपको पता है कि अभी इंडिया G20 यानी ग्रुप ऑफ नेशन 20 है 20, तो उसका अध्यक्ष है। तो अभी 2023 में 9वां P20 शिखर सम्मेलन, ये समिट आयोजित किया जाएगा इंडिया में। कब होगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है अभी, बाद में अनाउंसमेंट होगा। हालांकि इसकी घोषणा लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला हैं, उन्होंने तंजानिया में दी। तंजानिया के दौरे पर थे और उसी दौरान उन्होंने ये कहा कि P20 शिखर सम्मेलन इंडिया में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये रहे ओम बिरला, ओके। तो G20 जो देश है उसके अध्यक्षों, मतलब उसके संसद के स्पीकर्स, वो एकजुट होंगे और उसका एक ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। चलें अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने जनवरी 2023 में किस विश्व धरोहर स्थल में 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूप की खोज की है? 1200 साल पुराना। आंसर होगा नालंदा महाविहार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिहार के जो स्टूडेंट हैं वहाँ के एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए, और बाकियों के लिए तो है ही ज़रूरी। तो न्यूज़ भी आप देखा आपने, ये वाला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये नालंदा महाविहार परिसर के अंदर में सराय टीला के पास कुछ भू निर्माण गतिविधि कर रहे थे। वो लोग लैंडस्केपिंग एक्टिविटीज़ कर रहे थे। उसी दौरान 2 लघु मन्नत स्फूत उसकी खोज की गई और 4 जनवरी को खोज की गई। बाद में अब ये न्यूज़पेपर्स में आया है। और ये जो लघु स्तूप हैं वो भगवान बुद्ध की आकृति को दर्शाते हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में 7वीं शताब्दी की शुरुआत में ऐसे स्तूप मन्नत के प्रसाद के रूप में काफ़ी लोकप्रिय थे। तो ये 1200 साल पुराना बताया जा रहा है। स्तूप क्या होता है? स्तूप जो है वो एक गोल टीले के आकार का स्ट्रक्चर होता है जिसका प्रयोग
पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है और इसे संस्कृत और पाली शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है ढेर। और नालंदा के बारे में तो आप जानते होंगे, नालंदा बिहार का एक ज़िला है और उसका मुख्यालय बिहार शरीफ है। तो नालंदा अपने प्राचीन इतिहास के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय वहाँ था, उसके अवशेष अभी भी मौजूद हैं और दुनिया के बहुत सारे देशों से स्टूडेंट जो है ना वहाँ पर पढ़ने के लिए आया करते थे। भगवान बुद्ध और महावीर कई बार नालंदा में ठहरे थे। ठीक है, बिहार की बात कर रहे हैं, नालंदा तो बिहार में है। राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राजधानी पटना है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक कार्यकर्ता पीए मल्लेश, उनका निधन हो गया 19 जनवरी 2023 को। तो किस आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया था? आंसर होगा गोकाक आंदोलन। ठीक है, मैसूर में उनका निधन हो गया और वो महात्मा गांधी के और विचार और राम मनोहर लोहिया के विचारधाराओं से प्रभावित थे। समाजवादी विचारों के समर्थक थे। दलितों, किसानों, आंदोलन और महिलाओं के मुद्दे को काफ़ी आगे बढ़ाते थे, उस पर आंदोलन वगैरह करते थे। हाँ, सांप्रदायिक एजेंडों का विरोध वो बखूबी करते थे। ठीक है, 89 ईयर के थे। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के रहने वाले थे वो मूलतः। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुंबई में 2 नई मेट्रो लाइन सहित कितनी रकम के विकास प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास जनवरी 2023 में किया? कितनी रकम के? आंसर होगा 38,000 करोड़, 38,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 38,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कई इंपॉर्टेंट उसमें हैं, कुछ तो लिस्ट में दिखा देना चाहता हूँ। हाँ, लिस्ट ये रहा, जिसमें यह है 12,600 करोड़ रुपए की 2 मुंबई मेट्रो लाइन का उन्होंने उद्घाटन किया। 6,100 करोड़ रुपए की मुंबई में लगभग 400 किलोमीटर की सड़कों के लिए पक्कीकरण प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया उन्होंने। 17,200 करोड़ रुपए की लागत से 7 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने की उसका शिलान्यास किया। 3 अस्पतालों का पुनर्विकास यानी रीडेवलपमेंट करने के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया उन्होंने, और भी कई सारे उन्होंने काम किए। ठीक है, तो महाराष्ट्र की बात हो रही है। ये फोटोग्राफ ये मेट्रो के अंदर का है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। राजधानी मुंबई है। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सभी जनजातीय लोगों को बेसिक डॉक्यूमेंट प्रदान करने वाला देश का पहला जिला, पहला स्टेट कौन बन गया है? आंसर होगा वायनाड। वायनाड केरल का एक जिला है जिसे जनवरी 2023 में बेसिक डॉक्यूमेंट प्रदान करने वाला देश का पहला जिला घोषित किया गया। किसने घोषित किया? तो केरल की सरकार ने ये घोषित किया है। इससे पहले 14 जनवरी को केरल के कोल्लम जिले को, आपको मैंने बताया था, संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया था, कोल्लम जिला को। और अब वायनाड, वहीं से सांसद हैं राहुल गांधी, तो उस जिले को, वहाँ जो अनुसूचित जनजाति हैं उन लोगों के भी बेसिक डॉक्यूमेंट बना दिए गए हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट ये वहाँ पर बात हुई है। केरल मैप में आप देख रहे हैं यहाँ पर। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है और मुख्यमंत्री पी विजयन है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? निदेशक आंसर होगा प्रवीण शर्मा। तो न्यूज़ आप देख रहे हैं, केंद्र सरकार ने उनको डायरेक्टर नियुक्त किया है। ये क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये आयुष्मान भारत पूरे मिशन की बात नहीं हो रही है, उसका एक हिस्सा है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो 5 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। अब सवाल ये भी होगा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है क्या? तो देखिए, सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री ने इसे लॉन्च किया था, सितंबर 2021 में। और ये मिशन जो है ना, वो उसके तहत नागरिक अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता प्राप्त कर सकते हैं और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड होता है, मतलब हेल्थ आईडी मिलती है इस मिशन के द्वारा।
और प्रत्येक नागरिक अगर चाहें तो उसको हेल्थ आईडी मिल जाएगी और इसमें तमाम उसकी बीमारियां, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट, जो भी दवा चल रही है, इन सब का पूरा विवरण होगा। तो ऐसे होगा क्या फ़ायदा कि मरीज अगर डॉक्टर के पास जा रहा है तो उसे सारे पर्चे, इतने सारे रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एक बटन दबाया कंप्यूटर में और उनके सामने पूरी हिस्ट्री मरीज के सामने आ जाएगी। ठीक है, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये है। और आयुष्मान भारत योजना क्या है, उसके तहत जो देश के एक बहुत बड़ी आबादी है उसको स्वास्थ्य बीमा मिलता है। ठीक है, और डिजिटल मिशन के तहत हेल्थ कार्ड बनता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सामाजिक कार्यकर्ता प्रभाबेन शाह, उनका निधन हो गया 18 जनवरी 2023 को। तो उन्हें वर्ष 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर होगा पद्मश्री पुरस्कार। ठीक है, निधन हुआ है 18 जनवरी को स्वास्थ्य वजहों से और पिछले 6 दशकों से वो वुमेन एम्पावरमेंट और एनवायरनमेंट को लेकर मुद्दे पर काम कर रही थी। 92 ईयर की थी और कहाँ के रहने वाली थी? तो केंद्र शासित प्रदेश जो दादर नागर हवेली और दमन दीव, वहाँ की रहने वाली थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में किस देश की टीम ने प्रतिद्वंदी टीम को 14-0 के सबसे बड़े अंतर से हराने का रिकॉर्ड बनाया? आंसर होगा नीदरलैंड। एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है, नीदरलैंड ने एक रिकॉर्ड ही बना दिया, चिली को हराया तो 14-0 से। ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पर चल रहा है? उड़ीसा में चल रहा है और वहीं पर, हालांकि इंडिया जो है वो फाइनल में नहीं जा सका, वो फाइनल से पीछे ही रह गया। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसमें नीदरलैंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आंसर में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। साउथ अफ्रीका के महान बल्लेबाज हामिश अमला ने क्रिकेट के किन प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? आंसर होगा सभी प्रारूप। ये सवाल आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महान बल्लेबाज हाशिम अमला, उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है तो किस देश के हैं वो? तो उसका आंसर आप बता सकते हैं साउथ अफ्रीका। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये रही। चलिए अब आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, फोटोग्राफ आप देख रहे हैं मेरे बगल में इनका। अगला क्वेश्चन होगा, भारत के बल्लेबाज शुभमन गिल, तो उन्होंने किस टीम के खिलाफ वनडे मैच में दोहरा शतक लगाया और ऐसा करने वाले वो 5वें भारतीय बन गए और साथ ही सबसे युवा ऐसा करने वाले व्यक्ति? आंसर होगा न्यूजीलैंड। ठीक है, तो न्यूजीलैंड। आप भी देख रहे हैं न्यूज़ भी, 5th इंडियन एंड यंगेस्ट एवर टू स्कोर OID 200। 18 जनवरी 2023 को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच के दौरान उन्होंने दोहरा शतक लगाया और ऐसा करने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं। ठीक है, और सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं दोहरा शतक लगाने वाले वनडे में। ओके, मात्र 23 ईयर के हैं और ये मैच हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया। ओके, इम्पॉर्टेंट बात ये रही। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से एक दिन गैप रहा। ठीक है, और देर से मिले। कोशिश ये होगी कि सुबह मॉर्निंग को ही वीडियो आपको मिल जाए, लेकिन हाँ, आपका कोई भी कंटेंट छूटता नहीं है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे 14 क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन कल के कंटेंट में दे दूंगा। ठीक है, और हाँ, अगर आपने मेंबरशिप नहीं लिया है तो देख लेना ज़रूर। ओके, बाय।